हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप तो सब बढ़िया ही होगे। अब तो आईडीटी भी खत्म हो गया, आईडीटी भी खत्म हो गया, हमारे सारे के सारे रटने वाले टॉपिक खत्म हो गए। सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक बचा है, वो है आईबीएस। इसको कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है, पेपर पैटर्न कैसा होगा, मटेरियल क्या कैरी करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है, इन 1.5 दिन में क्या पढ़ाई करनी है, अगर हम सर सेकेंड ग्रुप वाले हैं तो क्या करना है, या आपको जनरल टिप्स दे दो सर। इन सब के लिए ना एक बहुत ही क्रिस्प वीडियो लेके आ गया हूँ। सिर्फ सुनते चलो, इतना कर लो, आराम से तुम्हारा आईबीएस भी कवर हो जाएगा। बस भरोसे के साथ सुनते चलना, ठीक है। सबसे पहले जानते हैं पेपर पैटर्न क्या है। तुमको पता होना चाहिए जो पेपर तुम अटेम्प्ट करने वाले हो। सारे पेपर अब तक तुम 100 मार्क्स के लिए 3 घंटे में अटेम्प्ट करते थे। आईबीएस के लिए तुमको मिलेंगे 4 घंटे। उन 4 घंटे में भी ना अब तुमको 5 क्वेश्चन नहीं करने, तुमको सिर्फ 4 क्वेश्चन करने हैं ऑफ 25 मार्क्स ईच। 25 मार्क्स के 4 क्वेश्चन करने हैं, यानी पर क्वेश्चन आपको 1 घंटे का टाइम मिलता है। उसके अलावा आपको इस चीज का ध्यान देना है कि 25 मार्क्स के हर क्वेश्चन में ना 2 पार्ट्स रहते हैं। एक 10 मार्क्स के एमसीक्यू हर क्वेश्चन के अंदर रहते हैं, और 15 मार्क्स का सब्जेक्टिव पार्ट रहता है जो आपको सॉल्व करना होता है। जो एमसीक्यू पोर्शन रहता है ना, वो आपको क्वेश्चन पेपर के साथ ही मिलता है, अलग से बुकलेट नहीं मिलती। लेकिन इसका जो सॉल्यूशन करना होता है ना आपको, वो आपको आंसर शीट के फ्रंट पेज पे ही करना होता है। क्या सर इतनी बातें समझ में आती हैं? बिल्कुल सर। तो 15-15 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, 60 मार्क्स का आपको डिस्क्रिप्टिव अटेम्प्ट करना है। और 60 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव में आपको टेस्ट किए जाते हैं 7 सब्जेक्ट जो भी आप सीए फाइनल में पढ़ के आए हो, 5 सब्जेक्ट प्लस 2 जो हट गए, लॉ प्लस एससीएमपी। ये 7 सब्जेक्ट की टेस्टेबिलिटी होती है। क्या सर आपको पैटर्न समझ में आता है? जी हाँ सर, बिल्कुल पैटर्न समझ में आता है। मटेरियल क्या लेके जाना है? मटेरियल ले जाने से पहले ना अब एक दो बातें कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना है इस चीज पे। आज तक जितने भी इलेक्टिव पेपर हुए हैं ना, अगर इलेक्टिव पेपर इजी हुए हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी बोल दो, 60 बोल दो, जीएफआरएस बोल दो, कोई पेपर बोल लो, तुम देखोगे कि कुछ ना कुछ एक या दो केस स्टडी, 5 में से एक या दो केस स्टडी ना हमेशा रिपीट आई है। अगर तुम 60 की बात उठा लो, नवंबर 23 का जो पेपर आया था उसमें भी एक केस स्टडी रिपीट आ गई थी। भले उसको कितना ही मुश्किल बोलो, लेकिन रिपीट केस स्टडी एक दो आती है। तो तुमको एक चीज का ध्यान देना पड़ेगा, जब भी तुम मटेरियल लेके जाओ ना, तो तुमको पुराने पास्ट अटेम्प्ट्स की सारी केस स्टडीज प्लस आईसीआई की केस स्टडीज का एक कंपाइलेशन लेके जाना पड़ेगा। आईसीआई की सारी केस स्टडीज जो आईसीआई ने दे रखी है आईबीएस के लिए, प्लस सारी की सारी एग्जाम में, आरटीपीज में, एमटीपीज में जितनी भी केस स्टडीज दे रखी है, उसका एक कंपाइलेशन लेके जाना पड़ेगा। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तुम उसको छोड़ के नहीं जा सकते। हो सकता है अगर एक मैच हो गई तो सीधे सीधे 25 नंबर तुम्हारे हाथ में, 2 मैच हो गई 50 नंबर तुम्हारे हाथ में, तो एक कंपाइलेशन लेके जाओगे। कंपाइलेशन सर कहाँ से आएगा? देखो, दो फैकल्टीज ने बनाया हुआ है। एक है रोहित छिपर सर। रोहित छिपर सर का कंपाइलेशन उनके टेलीग्राम चैनल पे है। बहुत अच्छा कंपाइलेशन बना हुआ है, सारे के सारे उसमें चैप्टर्स, सारे के सारे टॉपिक, सारे के सारे एग्जाम पेपर्स कवर्ड है। उसके अलावा एक अतुल अग्रवाल सर ने बनाया हुआ है कंपाइलेशन, ये शायद फ्री नहीं है। अगर आप खरीदना चाहो पीडीएफ सॉफ्ट कॉपी तो खरीद सकते हो, प्रिंट आउट निकलवा सकते हो। बाकी रोहित सर का फ्री है, आप उसको जा सकते हो, उसकी इंडेक्स के बेसिस पे आप करते चलना सॉल्व। आपका एक मटेरियल ये हो गया, आप सारे के सारे ईयर्स का कंपाइलेशन लेके जाओगे। प्लस सेकंड आप लेके जाओगे सारे के सारे सब्जेक्ट्स की बुक्स, सारे के सारे सब्जेक्ट्स की बुक जिससे आपने पढ़ाई की है। फॉर एग्जाम्पल एफआर किससे, तो एफआर की कंसेप्ट बुक लेके जाओगे आप। अगर आपने किसी से डीटी पढ़ा है तो उस डीटी कंसेप्ट बुक लेके जाओगे अलॉन्ग विथ रेलेवेंट इंडेक्स। इंडेक्स सर क्या होती है? आपने जितने भी चैप्टर्स है उन चैप्टर्स का ना लाइन बाय लाइन हेडिंग का डिस्क्रिप्शन इंडेक्स होती है। पेज नंबर 1 में क्या है, पेज नंबर 2 में क्या है, पेज नंबर 3 में कौन सा टॉपिक है, इंडेक्स आप हर सब्जेक्ट की लेके जाने वाले हो। अलॉन्ग विथ वो जो आपने कंपाइलेशन लेके किया उसके भी इंडेक्स लेके जाने वाले हो। तो आपके पास ऑल इन ऑल कितनी हो गई? एक बुक हो गई पूरी की पूरी आपकी जो कंपाइलेशन है, प्लस 7 बुक हो गई 7 सब्जेक्ट की। अरे सर, हमारा अटेम्प्ट तो सबसे पहला मई 24 में हुआ है, तो हमारे पास तो सर लॉ की और एससीएमपी की बुक नहीं है सर, कैसे अरेंज करें? अच्छा, जिनका पहले अटेम्प्ट हो चुका है उनके पास लॉ और एससीएमपी की बुक है, उस बुक को लेके जाना। जो मई 24 में फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहे हो ना, किसी भी ओपन सोर्स बुक पे चले जाओ, किसी भी ओपन सोर्स बुक पे चले जाओ, जिस भी फैकल्टी की फ्री बुक्स अवेलेबल है ना, उस बुक पे चले जाओ। उस बुक का इंडेक्स के साथ आप पेपर में बैठ जाना, आपका काम हो जाएगा। इससे ज्यादा आपको कुछ रेफर करने की जरूरत नहीं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं आप स्टडी मैट उठाने के लिए रेडी हो, तो आप स्टडी मैट भी उठा सकते हो। वो लेकिन आपके लिए बल्कि होगा, किसी भी फैकल्टी की फ्री रिसोर्सेज उठा लो, हर जगह आपको मिल ही जाएगा, उसको रेफर कर लेना, आपका काम हो जाएगा। मटेरियल कैरी की हमने बात कर ली, आपको एक कंपाइलर उठाना है और आपको एक फ्री मतलब 7 बुक्स उठानी है हर सब्जेक्ट की। क्या इतनी बात आपको समझ में आती है? प्लस इनका इंडेक्स जरूर उठा लेना दोस्त, किस पेज में क्या है आपको पता होना चाहिए, नहीं तो कंप्लीट ही नहीं कर पाओगे। क्या इतनी बात समझ में आती है? आगे बढ़ने से पहले ना, पहले वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करना कि यस आई विल स्कोर एग्जामिशन इन आईबीएस इन दिस May 24 अटेम्प्ट।
मैं इस अटेम्प्ट में ना एग्जामिनेशन स्कोर करने वाली हूँ। आप इसको कमेंट सेक्शन में लिख के जाओ, तभी आगे की बात सुनना, नहीं तो देखना तुमको पाप लगेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, बुरा नहीं लगेगा, तुम अच्छे से पास हो जाओगे। ठीक है, हाउ टू अटेम्प्ट, सर अटेम्प्ट कैसे करेंगे आप? तुम्हारे पास मटेरियल आ गया, तुम्हारे पास मटेरियल है, कंपाइलर है, और तुम्हारे पास मटेरियल है 7 बुक्स का। ठीक है, तुमको अटेम्प्ट कैसे करना है आईबीएस, इसका ध्यान देना है। सबसे पहले रीडिंग टाइम में ना तुमको सेम केस स्टडी ढूंढनी है। क्या पता उन 5 केस स्टडीज में से कोई एक केस स्टडी पुरानी आ गई हो, तुमको वो ढूंढना है। सर कैसे ढूंढेंगे उसको, कैसे कंपाइलर को यूज करना है, वो भी तुमको पता होना चाहिए। तुमको मान लो फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 में तुम्हारे साथ 3 क्वेश्चन पूछ रहा है, वो 3 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछ रहा है। उससे पूछ रहा है व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न, तुमसे पूछ रहा है। तुमने केस स्टडी बुक उठाई, तुमने देखा कि व्हाट करके कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, व्हाट आर दी कॉन्सिक्वेंसेस करके कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, इंडेक्स में मिल जाएगा रोहित सर की इंडेक्स में। व्हाट आर दी कॉन्सिक्वेंसेस करके क्या क्या कितने क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में देखो कि व्हाट आर दी कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन फाइलिंग वाला कोई क्वेश्चन है क्या। अगर क्वेश्चन मैच हो रहा है ना, मतलब केस स्टडी सेम टू सेम हो गई, और सेम टू सेम उसका आंसर लिख दो। आपको रीडिंग टाइम में सेम केस स्टडी पहचाननी है। इसके ऊपर कैसे केस स्टडी डाइजेस्ट को या फिर कंपाइलर को यूज करते हैं, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, तो आज शाम तक, आज रात तक या कल सुबह तक बना दूंगा। आप सिर्फ इतना समझ लो कि आपको रीडिंग टाइम में ना सेम केस स्टडी ढूंढनी है, आपको सेम केस स्टडी ढूंढ के चलोगे तो आपका काम हो जाएगा। बाकी सर जो क्वेश्चन सेम नहीं निकल रहे, फॉर द टाइमिंग मानो कि बाकी 3 केस स्टडी आपके लिए नई आ गई, आपको नहीं मिल रही, नहीं मैं नहीं ढूंढ पा रहे हो, तो आप कैसे उसको अटेम्प्ट करोगे? आप सबसे पहले ना, जिनका फर्स्ट टाइम May 24 में अटेम्प्ट है ना, उनको पहले तो लॉ किनारे करना है। जिन जिन क्वेश्चन में लॉ है ना, उनको छोड़ देना। ठीक है, क्योंकि लॉ आपने पढ़ा नहीं है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपके लिए अटेम्प्ट कर पाना भी उतना मुश्किल है। अगर आपने पहले लॉ पढ़ रखा है नवंबर 23 वालों ना, तो आप लॉ वाली देख लेना, आपको समझ लेना, जो आपको स्किप करनी है उसको स्किप कर देना, बाकी 3 को टारगेट करना कि मुझे ये अटेम्प्ट करनी है। ठीक है, तो आपको एक केस स्टडी रिजेक्ट करनी है उस 15 मिनट में, उस 15 मिनट में एक केस स्टडी रिजेक्ट करनी है, कौन सी मेरे को अटेम्प्ट नहीं करनी। क्या आपको इतनी बात समझ में आती है? फिर आपने सबसे पहले घंटे में वही वाली केस स्टडी अटेम्प्ट करनी है जो केस स्टडी आपने केस स्टडी कंपाइलर से ढूंढ ली है। बाकी 3 केस स्टडीज को कैसे अटेम्प्ट करना है? आपको ना पहले क्वेश्चन रीड करना है, पहले क्वेश्चन पढ़ो कि क्वेश्चन कौन से सब्जेक्ट का मांग रहा है। हो सकता है डीटी का, हो सकता है आईडीटी का, हो सकता है लॉ का, हो सकता है एससीएमपी का, हो सकता है एफआर, हो सकता है ऑडिट, हो सकता है एएफएम का, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। आपको क्वेश्चन पढ़ना है। उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ना तुमको कंसेप्ट क्लिक करना है कि कंसेप्ट तुमको क्लिक हो रहा है कि नहीं। देखो 5 सब्जेक्ट का तो कंसेप्ट तुमको आराम से क्लिक हो जाए, क्योंकि 5 दिन में तुमने पेपर दिए हैं। और लॉ और एससीएमपी का नहीं हो सकता है, क्योंकि हो सकता है तुम पहली बार पढ़ रहे हो। तो उसके लिए तुमको उन टॉपिक्स को पहले किनारे करना है। ठीक है, उन क्वेश्चन को साइड कर देना है। आपको जो कंसेप्ट क्लिक कर रहे हैं ना, उन कंसेप्ट की उन बुक में जाना है और आंसर लिखते जाना है। ठीक है, अगर क्लिक नहीं कर पा रहा ना, उसके लिए क्या करना है मैं उसके लिए भी आगे बता रहा हूँ, लेकिन ध्यान देना, जो कंसेप्ट क्लिक कर गया कि अच्छा ये एग्जाम्प्ट इनकम से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो एग्जाम्प्ट इनकम इस बुक के इस पेज में जाके तुरंत लिखते जाना है उसका आंसर। ऐसे करते करते आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। क्या इतनी बात आपको समझ में आती है? ठीक है सर। सर इन 1.5 दिनों में क्या करना है? ठीक है, अटेम्प्ट कैसे करना है मैंने बता दी। अटेम्प्ट करने में एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने छोड़ दी थी, उसको मैं 1.5 दिन में कवर करवाऊंगा। ठीक है, इन 1.5 दिन में क्या कवर करवाना है? सर हमको ना सारे के सारे 7 सब्जेक्ट्स में वैसे भी ना मेनली 6 सब्जेक्ट्स को ना हमको स्किम करना है। सर स्किम क्या होता है? नजर घुमानी है हमको। फॉर एग्जाम्पल अगर आप डीटी उठा रहे हो, डीटी में ना आपको चैप्टर बाय चैप्टर ना हेडिंग्स देखनी है, और हेडिंग्स देखते साथ ना को इंडेक्स भी खसकानी है, इंडेक्स भी पलटानी है। इंडेक्स से फॉर एग्जांपल आपको आ रहा है एग्जेम्प्ट इनकम, आपको दिख गया मान लो, तो आपको रिकॉल करना चाहिए कि एग्जेम्प्ट इनकम में क्या, अच्छा कैपिटल गेन चैप्टर के अंदर सेक्शन 47 है, सेक्शन 47 के अंदर कुछ इनकम्स कुछ कुछ चीजों को हम ट्रांसफर नहीं मानते, वो सारी एग्जेम्प्ट इनकम है। आपको वो सब क्लिक करना चाहिए। जहां वो क्लिक करेगा ना, तो आपके लिए वो बुक काम की हो जाएगी। ठीक है, तो आपको रीडिंग टाइम इन 1.5 दिनों में आपको चैप्टर के पन्ने पलटाने हैं, हेडिंग्स देखनी है। हेडिंग्स देखने के बेसिस पे आपको पहचानना है कि आपको हेडिंग से रिकॉल हो रहा है कि अंदर का कंटेंट क्या है, ताकि जब क्वेश्चन आपके सामने आए ना, एग्जाम में क्वेश्चन आपके सामने आए ना, तो आप कंसेप्ट देख के, क्वेश्चन देख के क्लिक कर पाओ कि क्या ये कंसेप्ट मैंने पढ़ा है, वो कंसेप्ट किस बुक में किस चैप्टर में है, आराम से आप क्लिक कर पाओ। तो आपको इन 1.5 दिन में फोकस करना है इन चीजों पे। अच्छा ध्यान देना, डीटी तुम अभी रिसेंट में पढ़ चुके तो उसको जल्दी जल्दी करना है। आईडीटी आज ही पेपर देके आओ तो उसको भी जल्दी जल्दी करना है। एएफएम जैसे चैप्टर में जल्दी जल्दी करना है। एफआर, ऑडिट, इनमें भी जल्दी जल्दी करना है। लॉ को थोड़ा सा टाइम देना है। लॉ पढ़ते टाइम में थोड़ा सा ध्यान देना कि जो हेडिंग्स है ना, हेडिंग्स के अंदर का कंटेंट आपको पता होना चाहिए कि हेडिंग डिस्क्राइब क्या कर रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम डायरेक्टर्स पढ़ रहे हो, अपॉइंटमेंट्स ऑफ डायरेक्टर पढ़ रहे हो,
तुमको पता होना चाहिए ना क्या डायरेक्टर क्या होते हैं, अपॉइंटमेंट उनकी कैसे हो रही होती है, सिर्फ थोड़ा बेसिक आइडिया भी होना कि इसके अंदर क्या हो सकता है, उतने में तुम्हारा काम हो जाएगा। 1.5 दिन में तुमको जल्दी-जल्दी स्किम थ्रू करना है पूरे लॉ के सिलेबस को। तुमको कुछ भी पढ़ना नहीं है अंदर, सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि अच्छा चैप्टर्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर है, तो इसके अंदर क्या-क्या हो सकता है, हेडिंग क्या-क्या कह रही है, सस्पेंशन क्या होता है। सिर्फ तुमको हेडिंग्स पता होनी चाहिए, कंटेंट नहीं पता होगा तो भी तुम्हारा काम चल जाएगा। क्या इतनी बातें समझ में आ रही हैं? क्या तुम मेरे साथ हो? तुमको सिर्फ़ और सिर्फ़ इन 1.5 दिनों में ना स्किम करना है, ताकि जब एग्ज़ाम में तुमको क्वेश्चन दिख जाए ना, तुम उसको रिलेट कर पाओ और उसको यहाँ पे सॉल्व कर पाओ। सिर्फ़ तुमको इतना सा ही काम करना है। क्या इतनी बातें समझ में आ रही हैं? एक बार थम्स अप करके लाइक कर दो इस वीडियो को, समझ में आ जाएगा कि तुमको समझ में आ रही है। ठीक है। अच्छा सर, हम तो सिर्फ़ और सिर्फ़ सेकंड ग्रुप के लिए अटेम्प्ट कर रहे हैं। हम तो सिर्फ़ सेकंड ग्रुप के लिए अटेम्प्ट कर रहे थे, सोचा एग्ज़ामिनेशन ले आएँगे आईबीएस में, ग्रुप 1 हम बाद में दे देंगे। तो मैं तुमको बताऊँ, अगर तुमने ना सेकंड 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 ग्रुप की सिर्फ़ क्लासेस, सेकंड ग्रुप का सिर्फ़ पेपर दे रहे हो, तो फर्स्ट ग्रुप की क्लासेस कर रखी होंगी। बिना फर्स्ट ग्रुप की क्लासेस के तुम आईबीएस तो सोच भी नहीं सकते अटेम्प्ट करने का। तो अगर तुमने फर्स्ट ग्रुप की क्लासेस कर रखी है ना, तो तुमको स्किमिंग थोड़ी ढंग से करनी पड़ेगी। तुमको एफआर, एएफएम वगैरह में ना तुमको ढंग से देखना पड़ेगा कि टॉपिक के अंदर है क्या-क्या। मतलब तुमको टॉपिक का कांसेप्ट भले क्लियर नहीं हो, लेकिन पता होना चाहिए कि टॉपिक के अंदर क्या है, इस चीज़ की पढ़ाई करके चलनी है। ठीक हो गई इतनी बात। उसके अलावा टिप्स फॉर एमसीक्यूज़ एट जनरल पेपर। जनरल पेपर की एक टिप दे रहा हूँ, सबसे पहली एक टिप दे रहा हूँ तुमको, सबसे पहली टिप। इस चीज़ का ध्यान देना, इस चीज़ का ध्यान देना कि जब भी तुम स्किमिंग कर रहे होगे ना, जब भी तुम टॉपिक पढ़ रहे होगे ना, तुमको अब दिमाग लगा के पढ़ना है। ठीक है? तुम एक डिस्क्रिप्टिव पेपर देने जा रहे हो जो कि केस स्टडी बेस्ड है। केस स्टडी बेस्ड पेपर है। उसमें तुमसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, मिस्टर राम ने एक नया बिज़नेस चालू किया, एक बहुत ही पिछड़े एरिया में चालू किया। अब उसको बताओ जीएसटी कंप्लायंसेस क्या करने पड़ सकते हैं, उसके इनकम टैक्स कंप्लायंसेस क्या-क्या हो सकते हैं। तो तुमको ना चैप्टर को बहुत सिलेक्टिवली पढ़ना है। जो भी तुम स्किमिंग कर रहे हो ना उसको भी सिलेक्टिवली करना है। तुमको सब कुछ भी नहीं देखना। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो शायद कभी पूछी ही नहीं जा सकती पेपर में, वो तुमको इग्नोर कर देनी है। हो सकता है शायद वेब्स मॉडल टैक्स कन्वेंशन जैसी चीज़ें शायद तुमसे कभी भी इलेक्टिव में ना पूछे, तुमको उन चीज़ों को इग्नोर करके बहुत जल्दी-जल्दी सिर्फ पन्ने पलटा के आगे बढ़ जाना है। तो ना जब तुम पढ़ाई करोगे ना अभी 1.5 दिन में, इस स्किमिंग को बहुत केयरफुली करना है, क्योंकि केस स्टडी में जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ना, वो बहुत लिमिटेड है। हो सकता है शायद एएफएम में जब तुम स्किमिंग कर रहे हो, तुमको बॉन्ड वैल्यूएशन तुमसे कभी ना पूछे हो, लेकिन फॉरेक्स पूछ सकता है तुमसे। तो तुमको ना जनरल पेपर में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि वाइज़ली काम करना है। दूसरी चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट है तुम्हारा कॉमन सेंस। हो सकता है शायद क्वेश्चन देखो और तुमको याद आ जाए कि यार इसका आंसर तो ये था। उसके बाद भी तुम बुक खोल के चेक कर रहे हो, नहीं मेरा आंसर सही, फिर पूरा कॉपी पेस्ट करने बैठ गए। 1.5 पेज का आंसर बुक में लिखा हुआ है, तुम कॉपी में लिखो, तुम 1.5 पेज का आंसर लिखने बैठो, तुम्हारा कंप्लीट नहीं हो पाए। तुमको ध्यान देना है कि तुमको अपना कॉमन सेंस लगा के आंसर लिखना पड़ेगा कई बार। कई बार चीजें कट शॉर्ट करके लिखनी पड़ेंगी, उन चीजों का ध्यान देके ही आपको लिखना है। अदरवाइज अगर आप ऐसे ही ब्लंटली लिखने चले जाओगे पेपर, तो आप शायद पेपर कभी कंप्लीट ही नहीं कर पाओगे। कहती बातें आपको समझ में आती हैं। थीसिस एमसीक्यू से रिलेटेड, एमसीक्यू में सबसे इंपॉर्टेंट ये एमसीक्यूज में बहुत बड़े-बड़े आते हैं। एक रेगुलर एमसीक्यू नहीं होता ये। आपको ध्यान देना है, आपको रेगुलर एमसीक्यू नहीं होते, बड़े एमसीक्यू रहते हैं। अगर इनमें आपको पहले से ही पता है ना कोई आंसर, आप बार-बार इसको क्रॉस चेक नहीं करोगे। आप इसको टिक कर दोगे और आगे बढ़ जाओगे। क्योंकि हो सकता है एमसीक्यू पढ़ते-पढ़ते ना आप शायद पूरा पेपर कंप्लीट नहीं कर पाओ। लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ 4 घंटे होने के बाद भी ना अटेम्प्ट फुल। हो सकता है तुम अटेम्प्ट भी ना कर पाओ फुल में। हो सकता है शायद जो नहीं बन रहा हो सकता है कॉस्टिंग में, या हो सकता है जो नहीं बन रहा लॉ में, उसमें जो बन रहा है लिख के आना, जो मिल रहा है लिख के आना, लेकिन छोड़ के कुछ भी नहीं आना। 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है अपने को। एक की स्टडी आपको सेम टू सेम मिल सकती है, बहुत ज्यादा चांसेस है। हो सकता है मल्टीपल सेम मिल जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो नहीं मिल रही है सेम, उसमें आपको अटेम्प्ट फुल का फुल करके आना है। क्या इतनी बातें आपको समझ में आती हैं? सर, मैंने लगभग ना जितनी भी चीज़ें अपने इलेक्टिव के अटेम्प्ट के टाइम पे ध्यान दी थी ना, जितनी भी मेरे को लग रहा था ना स्टूडेंट से बात करके यही आईबीएस में दिक्कतें आ रही है ना, वो सब की सब मैंने इसमें कवर कर दी है। अच्छे से पढ़ाई करो। कल रात को मैं एक डाउट सेशन रखूँगा गूगल मीट पे। उनमें सारे के सारे तुम्हारे उस टाइम पे जो डाउट्स चल रहे होंगे, जो भी मेंटल स्टेट चल रहा होगा ना, उन सबको टैकल कर लेंगे। ठीक है? सिर्फ 2 दिन बचे हैं पढ़ाई करने में। तुम्हारा मुश्किल पार्ट खत्म हो चुका है। अब ये आसान पार्ट है। आसान बोल लो, ट्रिकी बोल लो, कुछ भी बोल लो, लेकिन मैनेजेबल पार्ट है। इसमें तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ ना प्रेजेंस ऑफ माइंड चेस्ट टेस्ट होना है। तो 2 दिन मेहनत कर लो। इसके बाद अपने आराम के आगे ना सीए सुन के अलग ही फील आएगा तुमको। ठीक है? तो तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करो। ऑल द वेरी बेस्ट एंड एन्जॉय स्टडीइंग।